हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे आज के टॉपिक में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मोल कंसेप्ट एंड मॉलिक्यूलर मास। और छोटा टॉपिक है लेकिन काफी दमदार है ये भी। ठीक है, याद रखिएगा सो दैट आप लोग कम से कम 20 से 25 मिनट कंटिन्यू रहेंगे और पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए। यदि आपको आज कुछ सीखना है तो कुछ सीखना है और कुछ करना है उसके ऊपर, तो आप पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ। ठीक है, रेडी? चलो, बिलीव हो गया सबको, पेन पेपर लेके बैठ गया होगा। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। आपको आज दो टॉपिक आपको पढ़ना है, एक मोल कंसेप्ट था, दूसरा क्या था आपको? मॉलिक्यूलर मास, दोनों के बारे में। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा मोल के बारे में। सबसे पहले आपको आज समझाते हैं मोल के बारे में। ठीक है, तो मोल से रिलेटेड कुछ आपको बेसिक फैक्ट्स भी बता दें। तो मोल एक खुद यूनिट है ना? मोल एक खुद यूनिट है। कौन सा यूनिट है? चलो बता दो कौन सा यूनिट है? ये बेस यूनिट है, बेस यूनिट। और ये बेस कौन सा यूनिट है? सेवंथ, सातवां आधारी मात्रक है मोल। ठीक है, इसलिए मोल का कोई मात्रक नहीं होगा, उसके साथ कोई अंक हो सकता है, जैसे 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 10 मोल। जैसे हम केजी का मात्रक पूछेंगे तो लोग क्या बताओगे? केजी का ऑलरेडी कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि केजी तो खुद मात्रक है, तो इसलिए किलोग्राम का कोई यूनिट नहीं होगा। उसी तरह से आपको सेकंड का पूछे क्या होगा तो कोई नहीं होगा। हाँ, सेकंड के साथ कुछ अंक हो सकता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, उसके साथ कोई अंक हो सकता है, उसका मात्रक नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? चलो, इसी तरह से तुम लोग बता दो। अब मोल तो खुद मात्रक है, इसका कोई मात्रक होगा नहीं, तो इसके साथ क्या क्या आ सकता है? इसके साथ आएगा 1 मोल, ठीक है, 2 मोल आएगा कि नहीं आएगा, 3 मोल। अब ये जो मैंने मोल लिखा है इसमें क्या क्या कितने होते पता नहीं है, तो इसको इस फैक्ट्स को समझने के लिए एक छोटा सा आप लोग को इस साइड हम बता रहे हैं टेक्निक। आप लोग मार्केट गए होंगे कभी तो बोलेंगे 1 दर्जन आप केले दे दो दुकान में, तो कितना दिया होगा? 12 दिया होगा फिक्स। 11 तो नहीं दे सकता, 13 तो नहीं दे सकता, नहीं, 1 दर्जन मतलब 12 ही होगा। हाँ, बेईमानी कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 13-14 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिक्सेशन की बात करेंगे तो वो 12 ही होगा। 1 दर्जन मतलब 12। अब यहां पर मैंने केले को हटाते हैं, 1 दर्जन मैंने ले लिया। 1 दर्जन आप चूड़ी की दुकान में चले जाइए, उससे मांगिए कितना देगा वो? 12 ही आपको देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, इसी तरह से 1 दर्जन का मतलब कितना इंडिकेशन हो रहा? 1 दर्जन का मतलब इंडिकेशन इतना 12 हो रहा है। लेकिन 1 दर्जन में हम देख रहे हैं सामान जो वो सामान क्या सेम टू सेम है? नहीं है, सामान अलग अलग है। एक जगह केला ले लेते, एक जगह क्या ले लिया? चूड़ी ले लिया, तो दोनों क्या अलग अलग चीज है। इसी तरह से हम यदि इस साइड चलेंगे तो 1 मोल, ये 1 मोल किसी अंक को इंडिकेट करेगा। तो कौन सा अंक को इंडिकेट करेगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अंक को इंडिकेट करता है। और इस अंक को कहा किया जाता है एवोगाड्रोस कांस्टेंट या एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इसको बोला जाता है एवोगाड्रोस नंबर, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? NA। N का मतलब नंबर, A का मतलब एवोगाड्रोस। चलो, तो आप बता दो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1NA। ठीक है, 1NA या 1 मोल, इसका पार्टिकल इतना ही होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे 1 दर्जन में इतना होता है, उसी तरह से 1 मोल में इतना होगा। ठीक है, अब 1 मोल में क्या क्या इतना हो सकता है उसको देखेंगे, अलग अलग चीज होगा। अब अलग अलग चीज इंडिकेट करते हैं हम। यहां पर लेते हैं 1 मोल एटम, चलो यहां पर लेते हैं 1 मोल एटम। ठीक है, यहां पर लेते हैं 1 मोल। अब देखो हम पदार्थ अलग अलग कण अलग अलग कर रहे हैं। अब हम कण अलग अलग कर रहे हैं। 1 मोल एटम कितना हो जाएगा? सेम टू सेम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये तो अंक ही है ना, ये अंक को इंडिकेट करा। उसी तरह से 1 मोल ले लो मॉलिक्यूल को, 1 मोल ले लो मॉलिक्यूल को, तो 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या चाहिए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, सेम टू सेम। इसी तरह से ले लो 1 मोल आयन, 1 मोल आयन इक्वल टू क्या चाहिए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या चाहिए? 23। और एक समझ रखने, तो उसी तरह से ले लो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो, चलो उसमें भी वही हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसे भी नहीं होता, और बढ़ा लो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ही होगा। मतलब 1 दर्जन में हम कुछ भी लेंगे तो वो 12 ही रहेगा। 1 मोल में कुछ भी लेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ही होगा। इसको सेव कर लेना परमानेंट मेमोरी में। चलो, अब इसको समझने के लिए ये वैल्यू आया कहां से और कैसे हुआ, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। और बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हम अब लेंगे कार्बन को, और कार्बन का इंडिकेशन मोल कंसेप्ट में है। ठीक है, चलो तो पिछला स्लाइड देख लिया। जो बच्चे छूट जाया करें लिखने में कोशिश कीजिए,
उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उसको नोट कर लीजिए, या साथ ही नोट करते जाइए और समझते भी जाइए आराम से, हड़बड़ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखेंगे मूल कंसेप्ट। इसको समझने के लिए मैंने कहा किस तत्व को लेंगे, अब आप लोग बता दो, कार्बन को लेंगे। ठीक है, कार्बन को लेंगे। अब कार्बन को लेते हैं तो कार्बन के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा और बहुत कुछ पता होगा, और जो पता नहीं होगा मैं यहां पर नोट कर देता हूं। ठीक है, तो कार्बन का नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का नंबर कितना? 6। अब कार्बन का नंबर 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, विन्यास क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। यस या नो? इसको ऑर्बिट में सजाएंगे। 2,4 क्या है? 2,4 उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है, बट प्रोटॉन का नहीं। अब हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और नाभिक में क्या क्या होता है आप ही लोग बता दो। प्रोटॉन होता है और क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन अब इसका यदि हम ऑर्बिट बनाएंगे, ऑर्बिट बनाएंगे तो इसके 2 ऑर्बिट होंगे। ठीक है, कौन कौन से? एक फर्स्ट होगा, दूसरा सेकंड होगा। इसको पहला वाला को के बोलेंगे और दूसरा को एल बोलेंगे, 2 होगा। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन है? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा में कितना? दूसरा में 4 है। के के लिए 2 हो जाएगा, एल के लिए 4 हो जाएगा। चलो रखो इसको फटाफट से। चलो तो यहां पर हम रखते हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 लड्डू, इसमें 4 लड्डू, कुल मिला के 6 तो आपका टोटल कंप्लीट हो गया। अब यहां पर आपको समझना है कि ये जो आप लिखे ये किसका है इंडिकेशन? ये तो कार्बन का ही है ना। अब इसका यदि वेट हम निकालेंगे, इसका वेट निकालेंगे तो इसमें कौन कौन से पार्टिकुलर है, तुम लोग सच बताना। इसमें कौन कौन सा आ रहा है? प्रोटॉन आ रहा, न्यूट्रॉन आ रहा, इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है। तो जितना प्रोटॉन उतना आपका इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, तो लिखते हैं मास ऑफ कार्बन एटम। तो मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान लिखते हैं। तो इस कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान में क्या क्या चीज आ रहा है? क्या क्या चीज आ रहा है तुम लोग फटाफट बताओ, अभी तुरंत बताया। प्रोटॉन आ रहा है, न्यूट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है। तो क्या क्या हम लिख लेते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों आ रहा है। लेकिन हम कहीं कहीं फॉर्मूला देखे होंगे। ठीक है, आप लोग क्लास 9-10 में पढ़े होंगे, या जो बच्चे 9 में नहीं पढ़ेंगे देख लेंगे। ए बराबर था n प्लस पी, यानी कि मास किसी का निकालते हैं तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही जोड़ते हैं। ऐसा क्यों? अब इसको समझने के लिए कुछ जानकारी आपको और होना चाहिए। अब यहां लेते हैं एक प्रोटॉन का मास। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? कोई भी बच्चे चलो एक प्रोटॉन का मास फटाफट से बता दो। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यस या नो? 24 ग्राम। ठीक है, लेकिन केजी में होगा तो -27 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। लेकिन ये 66 नहीं लिखने के बजाय यहां पर लिखा जाता है 67। याद रखिएगा, ये मैं यूज करूंगा 66 और 67 कैलकुलेशन के लिए यहां पर यूज कर लिया। ठीक है, क्योंकि एक बढ़ा लिया। दूसरा उसी तरह चलते हैं, 1 न्यूट्रॉन का भी मास हम लेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका भी? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यस या नो? चलो अब इसी तरह से निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास काफी छोटा होता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, जरूर फटाफट से बता दो। 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, ये सभी का मास आपको याद रखना। यदि इतना चीज वैल्यू आपको याद होगा तो मेरी गारंटी अभी आपको दिक्कत नहीं होगा, जरा सभी नहीं होगा। चलो अब यहां पर फटाफट से देख लो, मास ऑफ कार्बन एटम को मैंने लिखा है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो तुम लोग को ये बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है? 1/1814 पार्ट ऑफ प्रोटॉन। तो यानी 1840 ग्राम हम प्रोटॉन लेंगे तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए आइडिया लगाइए, मान लीजिए थोड़ा सा हम राउंड फिगर में लेते हैं। हम 1800 को क्या लिख सकते हैं? 2000 भी लिख सकते हैं। यस या नो? 1800 को हम 2000 लिख सकते हैं, लगभग होगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन है, तो पता है प्रोटॉन का कितना होगा? प्रोटॉन 2000 ग्राम होगा राउंड फिगर में, या 1840 ग्राम लिख दो। अब देखो कहां 1 ग्राम, कहां 1840, मतलब जिसको हम 2000 लिखें। ठीक है, चलो राउंड फिगर में हम इसको चलो 1840 ही लिखते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना करो। 1840 ग्राम प्रोटॉन होगा। तो ठीक है, तो यहां पर देखते हैं 1840 काफी बड़ा है और ये 1 ग्राम काफी छोटा है। थोड़ा सा इसको और हम बढ़ाते हैं, मान लो इसको हम
2000 ग्राम करते हैं, 2000 ग्राम प्रोटॉन लेते हैं, तो ये लगभग होगा 1.1 ही होगा, ठीक है, 1.1 ग्राम मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा और रफ फिगर में लेते हैं, 2 केजी प्रोटॉन होगा तो 1 ग्राम या 1.1 ग्राम इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए कहां पर 2 केजी वाला बटखरा और कहां पर 1 ग्राम, इसका मतलब हो रहा है कि एक बटखरा में जो गर्दा लगा हुआ रहता है ना, डस्ट जो रहता है उसके बराबर। इसको ले या नहीं ले, इसको ले या नहीं ले तुम लोग बता दो, ठीक है। इसका मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, तो केवल मास ऑफ प्रोटॉन का कैलकुलेशन होगा। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, यानी जितना प्रोटॉन का भार उतना ही न्यूट्रॉन का भार, यानी कैलकुलेशन में केवल ये दोनों का यूज किया जाता है मास निकालने में। इलेक्ट्रॉन का वेट काफी कम होता है इसलिए इसको नहीं लिया जाता है। अब आप लोग बताएंगे मास निकालेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप चलेंगे तो यहां पर बताएंगे क्या इलेक्ट्रॉन का लिखे कि नहीं लिखे, यस या नो, नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत छोटा है। अब यहां देख लीजिए इतना छोटा है कि उसको लिखना तो बेकार की बात है, इसलिए केवल हम निकालते हैं किसका, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। चलो अब यहां पर हम सही बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरह समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर हम थोड़ा सा और इसको उतारते जाएंगे, ठीक है, जहां पर आपके लगे नोटेबल पॉइंट है एकदम नोट डाउन करते जाओ, पेन पेपर लेकर के बैठो। मैं हर लेक्चर में बोलता हूं विदाउट पेन पेपर मत बैठो, ठीक है। चलो अब यहां पर जैसे कि मैंने लिखा मास ऑफ कार्बन एटम, ओके, मास ऑफ कार्बन एटम, तो इज इक्वल टू क्या चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ये दो चीज जोड़ेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्यों छोड़ दिया तो आप लोग समझते रहिए, ठीक है। समझ गए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाद में कि नहीं समझेंगे तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रेक कर देना। और मुझे लगता है कि सभी बच्चे समझ गए, ठीक है। कमेंट सेक्शन बताएंगे यस या नो, ये दोनों क्यों लिया जाता है, ये दोनों क्यों लिया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अब तुम लोगों को यहां पर बताना है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो कार्बन में क्या ठो प्रोटॉन और क्या ठो न्यूट्रॉन है ये जानना जरूरी है। तो कार्बन में आपका 6 प्रोटॉन होगा, ठीक है, प्रोटॉन इसमें 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी इसमें क्या होंगे, 6 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 होंगे, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन केवल यही दोनों का करेंगे, बाद में का नहीं करेंगे। तो यहां पर लेते हैं 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, ये दोनों को ले लेते हैं। चलो तो दोनों का 6 है, तो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों के लिए बराबर होता है, 6 प्लस 6 कितना, 12 हो जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में कितना होता है जरा से चेक करो, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा ग्राम में लिखने के लिए 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। जरा से चेक करो, आराम से समझो, ये तो अंक है, 12 वो संख्या है, किसका किसका संख्या, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, जोड़े तो 12 निकला, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का भार जितना होगा वो तो लिखना होगा, एक प्रोटॉन का भार जितना होगा वो लिखना होगा, सॉरी ये न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का इसमें नहीं ऐड होगा, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन भी बोल दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक प्रोटॉन का तो लिखना होगा या एक इलेक्ट्रॉन का लिख लो, कहानी खत्म है। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन जोड़े तो 12 हो गया। अब एक के लिए इतना होता तो एक इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1.67 इंटू 10⁻24 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 में, तो इतना ग्राम निकला किसका, मास ऑफ कार्बन एटम। अब लास्ट जैसे यहां देख लेंगे, यहां पर हम चेक करते हैं, यहां नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चे, यहां चलते हैं 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 AMU, 1 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट इसको बोलेंगे, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होते हैं जरा से चेक करो, 1.67 इंटू 10⁻24 इक्वल टू 1 AMU। अब बताएंगे यहाँ ये जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ये वैल्यू आपको जहां दिख रहा होगा वहां पर आप 1 AMU लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या जहां 1 AMU दिखे उसको हटा करके आप ये लिख दो। तो यहां पर देख रहे हैं हमें ये दिख रहा है, ये CNO यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर कितना लिख सकते हैं, 1 AMU लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, चलो इस वैल्यू को हटाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 1 AMU, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 12 AMU। अब देखेंगे, अब आप लोग याद रखिएगा, ये जो AMU लिखे हैं इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, सही बच्चे को पता होगा, एटॉमिक मास यूनिट कल भी बताए थे, लेकिन इसको अब नहीं लिखा जाता है, AMU अब नहीं लिखा जाता है, अब AMU की जगह केवल और केवल U लिखा जाता है,
एएमयू की जगह केवल और केवल क्या चाहिए यू, तो इसका स्थान पर आप यू भी लिखोगे तो चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बता दो क्या यहां तक समझ में आ गया, ये से नो, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से एक बार री कर लो इसको, ठीक है। पहले देखो मूल कंसेप्ट को समझने के लिए कार्बन के कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझना पड़ेगा। क्या कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, ये सभी को पता है। अब आप लोग को शायद ये पता होगा कि मास ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, तो यानी कार्बन का जो हम भार निकालेंगे, कार्बन के भार में क्या क्या आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रोटॉन आएंगे, न्यूट्रॉन आएंगे, इस सबको जोड़ देंगे। क्योंकि इनमें से 3 प्रकार का कण होता है। अब 3 प्रकार का कण है तो तीनों को तोलना होगा, तब तो निकलेगा उसका मास। तीनों को मैंने तोल दिया, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों को यदि तोलते हैं, ठीक है, तो जो वेट निकलेगा हमारा वो वेट कार्बन का वेट होगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि हम इस तीनों में लेते किसको हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा जाता है। क्यों? अब देखें, एक प्रोटॉन का मास देखते हैं तो 1.67 × 10⁻⁴ ग्राम होता है। एक न्यूट्रॉन सेम टू सेम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। अब देखेंगे कहां पर ये 24, कहां पर ये 28, दोनों में देखिए 4 जीरो का डिफरेंस जा रहा है। ये सियानो, ये मान लीजिए चलो ना, ये 10 है तो 10 गुना हो जाएगा, तो ये 3 जीरो का डिफरेंस जा रहा है, यानी 1000 का डिफरेंस लगभग जा रहा है। लेकिन यहां पर देखेंगे ये 1 है तो ये 2 के आसपास है, यानी 1.67, यानी कि ये 1.5 से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि दुगुना 2000 के आसपास जा रहा है, या 1500 के आसपास जाएगा। चलो अब यहां पर जरा सा देखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के 1 बाय यानी कि 1/1840 में होता है, 1814th पार्ट होता है। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर देखेंगे 35 होता है, 37 होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर आप ऐसा देखेंगे, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। 1800 कहीं कहीं 37 होगा, या 1800 कहीं कहीं 35 होगा, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन डोंट फिगर कैलकुलेशन करने के लिए 1840 लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट होगा प्रोटॉन के वेट के 1840वां भाग होगा। अब समझ जाइए कि एक इलेक्ट्रॉन का भार निकालेंगे तो एक प्रोटॉन को 1840 टुकड़ा करना पड़ेगा, तो उसका जो एक टुकड़ा होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा। अब समझिए कितना छोटा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। इसका मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन काफी छोटा होता है प्रोटॉन से, लाइक दैट। 1 ग्राम यदि हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 1840 ग्राम प्रोटॉन हमको लेना पड़ेगा। यदि हम 1.1 ग्राम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2, इसको हम राउंड फिगर में लेते हैं, तो 1840 को हम 2000 लिख सकते हैं, क्योंकि 1840 लगभग 2000 के आसपास है। तो 2000 ग्राम यदि प्रोटॉन होगा तो 1.1 ग्राम इलेक्ट्रॉन होगा। इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बड़ा अमाउंट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इजी हो जाता है। 2 केजी प्रोटॉन लेते हैं तो 1.1 ग्राम इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए कहां 2 केजी बड़का किलो, और कहां इसका बहुत छोटा कण, इतना छोटा कण जिसको हम छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम केवल कैलकुलेशन में, प्यारे बच्चों याद रखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं मास ऑफ कार्बन एटम, क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही 2 को लेंगे। इलेक्ट्रॉन को यहां पर मैंने लेफ्ट कर दिया, ओके। तो अब यहां पर देखो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन यहां पर लिखे हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, नहीं लेना क्योंकि बहुत छोटा आता है। अब 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कहिएगा सर जोड़ेंगे क्या, कॉमन क्या ले लिए सर, कॉमन भी लेंगे तो वही बात हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो 6 प्रोटॉन होगा तो 6 इधर भी प्रोटॉन होगा, तो 6 + 6 12 हो जाएगा प्रोटॉन। और चलो एक का वेट कितना होता है, एक का वेट होता है 1.67 × 10⁻24। यहां जरा से समझो, तो 12 प्रोटॉन, तो 12 प्रोटॉन को हटा करके हमने ये लिखा और इतना ग्राम लगा दिया। 12 एक अंक था, इसको हमने ग्राम में इंडिकेट कर दिया। अब थोड़ा सा यहां पर देखोगे 1.67 × 10⁻24 ग्राम 1 AMU के बराबर होता है। और 1 AMU जहां पर रहे वहां पर इतना लगा सकते हो, जहां पर इतना रहे वहां 1 AMU लिख सकते हो। अब जरा सा यहां देखो 12 × इतना है, तो इसके जगह पर हम 1 AMU लिख सकते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया × 1 AMU, तो 12 AMU मास ऑफ कार्बन एटम निकला। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। AMU को अब केवल U लिखा जाता है, अब AMU नहीं लिखा जाता, इसको याद रखिएगा। चलेंगे इसी तरह से थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को देखेंगे। यहां पर मैंने अभी आपको जस्ट बताया मास ऑफ सी एटम इज इक्वल टू क्या चाहिए, 12 AMU। इसको जरा सा क्रॉस करते हैं, डिफिनेशन निकालते हैं मोल का, ठीक है। क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन एटम। ओके, लिख सकते हैं यस या नो, ऐसा ओके। चलो तो अब बता दो 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा, 1 AMU इज इक्वल टू, अब देखेंगे ये साइड 12 क्या है, इंटू नो साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में,
तो 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन निकल गया 1 AMU का। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे निकला, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप लोग बुक में भी देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा आराम से। ओके, चलो, तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, अब तुम लोगों को यहां पर जरा सा क्लियर करना। ओके, 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 1 मोल जैसे लग गया, तो मोल की जगह हम कितना लिख लें? तो मोल की जगह बता दो कितना होगा? 6.022 गुना 10 के पावर 23। ठीक है, 6.022 गुना 10 के पावर 23। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑफ कार्बन। कार्बन के इतना मास निकाले। ठीक है, 1 मोल जैसे आ गया, तो 1 मोल में हमने कार्बन 6.022 गुना 10 के पावर 23 को इंडिकेट कर दिया। अब इसको जरा सा उल्टा करके लिखो, मास ऑफ 6.022 गुना 10 के पावर 23 ऑफ कार्बन। अब इतने कार्बन का आप मोल में कैलकुलेट करते हो तो क्या आता है, जरा से चेक करो। तो 1 मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो, अब जरा से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इतनी है ना, एक के लिए निकालते हैं, क्या होता है? एक के लिए मास ऑफ 1 कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा से चेक कीजिए। 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू Na तो वही है आपका 1 मोल। Na वही हो जाएगा 1 मोल, जो यहां पर है वो साइड हम इंटू कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23। अब ये आपका क्या हो गया? ग्राम। अब ये म्यू हट गया, ग्राम हो गया। अब जरा सा कैलकुलेट करोगे, इस सबको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 12, क्योंकि इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं, तो ये हमारा दोनों गुना होकर हो जाएगा 10। अब ये पावर को जरा सा प्लस माइनस करोगे तो पावर प्लस माइनस हो जाएगा, ये -24 से प्लस 10 -1 बचेगा। ठीक है, ये से नो -1 बचा, -1, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे, +1 -1 ये 0 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा 12 ग्राम। या इसी 12 ग्राम को हम लोग बोलते हैं मोलर मास, यानी मोल में जो मास हुआ। ठीक है, मोल में जो मास होगा उसको हम मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, तो 12 ग्राम बोलिए, ये इसको मोलर मास बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो। इसी तरह का एक और आप लोग को कैलकुलेशन देते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो यहां तक आप लोग फटाफट से इसको नोट डाउन कर लिए। एक बार फिर से रिपीट मैं इसको कर रहा हूं। अब देखेंगे मास ऑफ कार्बन एटम, अभी आप जस्ट निकाले थे 12 AMU होता है, ये सुनो। तो एक, तो यहां पर उल्टा इसको लिखते हैं, उस साइड से सेट करते हैं इसको, तो 12 AMU बराबर क्या होगा? मास ऑफ कार्बन एटम। इसी तरह से निकालेंगे 1 AMU का हम डिफिनेशन, तो इधर ये इनटू में, इस साइड आके डिवाइड में, तो 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, या कार्बन एटम लिख देंगे, कहानी खत्म। ये AMU का डिफिनेशन है। अब दूसरा चेकआउट करो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा? 1 मोल कार्बन एटम का क्या हो जाएगा? तो मास क्या हो जाएगा इसका? मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑफ कार्बन। इतना कार्बन का मास जो होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। तो यहां पर हम उल्टा लिखते हैं, मास ऑफ इतना कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 मोल कार्बन जो होगा वो इतने के बराबर होगा। अब चलो यहां पर फटाफट करते हैं, इतना कण के लिए 1 मोल हमको लेना पड़ा, तो प्यारे बच्चों इतना के लिए इतना है, तो 1 के लिए कितना होगा? जरा से चेक करो। तो मास ऑफ 1 कार्बन, तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम इंटू, अब ये मोल कर रहे हैं, तो मोल इंडिकेशन क्या है? 6.022 गुना 10 के पावर 23 से गुना कर दें। अब सीधी सी बात है, 1 के लिए इतना होता है, तो इतना के लिए कितना होगा? तो इतना से गुना हो जाए, जिसको मैंने Na लिखा है। अब Na को हटा करके मैंने वैल्यू को रखा, ये दोनों को कैलकुलेट गुना करेंगे 1.67 और 6.022 को, तो लगभग 10 हो जाएगा। ये -24 है, ये +23 है, कैलकुलेट करेंगे -10 हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, ये 12 ग्राम आ गया। अब देखेंगे 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, ये मेरा निकल गया किसमें? मोल के लिए, तो इसको हम मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, या इसी को बोला था ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, दोनों सेम टू सेम, सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलना। ओके, चलो अब इस कंसेप्ट को हम ऑक्सीजन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट से। तक अब इसी तरह से ऑक्सीजन पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में
आपका क्या होता है 8 होता है। क्या क्या होंगे इसमें, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या क्या होगा तुम लोग फटाफट से बता दो। इसका होगा 2 6। इसका मीनिंग्स क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की भी संख्या 8 है और न्यूट्रॉन की भी संख्या क्या 8 है। ये सुनो, ये तो सबको पता होगा, बेसिक चीज, जिसको पता नहीं होगा देख लो। अब देखेंगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। बाद बाकी को हम छोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन को, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसलिए उसका हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अब यहां पर सीधी सी बात यहां पर मैं नोट करता हूं, ओके, हो जाएगा 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। तो 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का वैल्यू सेम टू सेम है, न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, जहां न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन लिख दो, जहां न्यूट्रॉन है वहां प्रोटॉन लिख दो, तो क्या हो जाएगा 8 + 8 16 टोटल हो गया। लेकिन एटॉमिक मास है तो मल्टीप्लाई करना होगा 1.67 इंटू 10⁻24 एटॉमिक मास यूनिट AMU। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक परमाणु के लिए, एक परमाणु के लिए क्या हो जाएगा, चलो जैसे मोल लग गया तो कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे मोल लगे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वही कहानी कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 16 ग्राम ही होगा। ठीक है, यानी मोल में निकालेंगे तो वो हमारा मोलर मास कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, इसका मोलर मास। ओके, सबको समझ में आ गया होगा मोलर मास के बारे में। मोलर मास है, मोल में निकालेंगे जो मास, मोलर, यानी एटॉमिक मास के लिए हम एटम में निकालते हैं और मोलर मास के लिए हम मोल में निकालते हैं। क्लियर, चलो तो इसको हम लिख सकते हैं मोलर मास या एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, दोनों चीज बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब एक फॉर्मूला देते हैं आप लोग को मोल का। ठीक है, मोल का फॉर्मूला भी बता रहे, इसको प्रूफ करेंगे। मोल इज इक्वल टू, सभी को पता होगा क्या होता है, मास इन ग्राम या गिवन मास होता है बाई मोलर मास। ओके, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इस वैल्यू को भी हम प्रूफ करेंगे। आप लोग कंटिन्यू रहिए, यहां तक कंटिन्यू है तो आप आगे भी कंटिन्यू रहिए। अब आप लोग को देखना मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास इन ग्राम यानी ग्राम में भार बटे मोलर मास, मतलब मोल में जो भार होगा उसको डिवाइड कर देंगे, ग्राम में जो भार होगा देखेंगे ये ग्राम में आ रहा है ना, और मोलर मास जो होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो इसको वैल्यू को हम प्रूफ करते कुछ फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, चलो फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 24 ग्राम कार्बन। ठीक है, यहां पर देखिए सवाल क्या करा है, सवाल ये करा है कि हमको निकालना है मोल किसका, कार्बन का, कितने ग्राम में, 24 ग्राम में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कार्बन का सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है, 12 AMU। आपको दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको याद रखना होगा 12 AMU, कार्बन का परमाणु भार 12 AMU। अब जरा सा फटाफट से कैलकुलेट करते हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर दिया गया ग्राम में कितना दिया गया, गिवन मास है ये। ठीक है, और ये हमारा क्या मोलर मास है, तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट कर ले 1 मोल में कितना होता है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन मैं लिखता हूं 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना ग्राम, 12 ग्राम। अभी जस्ट आप लिखे थे 1 मोल कार्बन का वेट कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो चलो यहां पर आप लोग को फटाफट से बताना है, आपको दिया कितना ग्राम है, 24 ग्राम। तो यहां पर उल्टा कर लेते हैं 12 ग्राम। ओके, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन लिख सकते हैं ना, यानी 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन का 1 मोल कार्बन होता है। ये क्लियर हो गया, 12 ग्राम कार्बन का 1 मोल कार्बन होता है। तो आप फटाफट से बता दो 1 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो कितना ग्राम मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया, 24 ग्राम, 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो क्या हो जाएगा ये 24/12 इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 2 मोल। सीधी सी बात, कहानी खत्म हो गया। अब यहां पर जरा सा चेकआउट करोगे तो ये मोल, ये जो वैल्यू है ये क्या हमारा गिवन था, ये वैल्यू हमको दिया हुआ था, ये CNO 24 हमारा गिवन मास था, और ये इसका क्या मोलर मास है, 12 का क्या मोलर मास है। तो मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू हमारा मोल हो गया, दैट्स फिनिश। तो ये हमारा मोल इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास, यानी जो द्रव्यमान दिया रहेगा, जो भार आपका दिया रहेगा ग्राम में, अब बटे हो जाएगा मोलर मास।
मोलर मास, ठीक है। मोलर मास आपको कभी नहीं दिया रहेगा, आपको कैलकुलेट करके निकालना। जो फर्स्ट लेक्चर में था आपका मॉलिक्यूलर मास। अब आप लोगों को इस पर कुछ बनाने देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को खुद से निकाल लेना, ठीक है। तो चलेंगे, फटाफट से रेडी हो जाएंगे पेन पेपर लेकर के, और जो बनाने देंगे आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देना, किसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। चलो, फाइंड नंबर ऑफ moles of atom present in, कुछ सवाल आपको देना। प्रेजेंट इन नंबर 1 64 ग्राम ऑक्सीजन, ओके। सेकेंड 28 ग्राम नाइट्रोजन, ओके। नेक्स्ट 4 ग्राम हाइड्रोजन, ओके। नेक्स्ट 32 ग्राम सल्फर, ओके। आप लोग कमेंट सेक्शन फटाफट से दे दो। अब आप लोग को मैं इसका एटॉमिक मास में लिख देता हूं। ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ठीक है। ये आप लोग को एएमयू में दिया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट आपको दिया हुआ है। अब आप लोग फटाफट से एक काम कर दो, ठीक है। ये सबका मोल फटाफट से बता दो। तो आप देखेंगे गिवन मास कितना दिया हुआ है। ये आपका गिवन मास 64 बाय क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए 16, 64 बाय 16 इक्वल टू कितना मोल हो जाएगा आपका, सिंपली ये 4 मोल हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से चलेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इतना मोल एटम हो जाएगा, इतना मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का। इसी तरह से चलेंगे किस में, इसका। तो ये इसका क्या हो जाएगा 28 बाय 14, कैलकुलेट कर लोगे क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 2 मोल, ठीक है। 2 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन का कर लो, तो हाइड्रोजन का गिवन मास 4 है और इसका मॉलिक्यूलर मास देख लो, साइड 1 है, कैलकुलेट करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे चलेंगे सल्फर का, तो गिवन मास इसका 32 है, 32, इसका मॉलिक्यूलर मास भी 32 ही है, कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, सबका दिया बढ़ेगा, आराम से निकालोगे। इतना मोल ऑफ एटम, फलना में चिल्ला में ढेकना में निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, यहां तक सभी बच्चे का क्लियर हो गया। जैसे हम लिखते हैं सवाल, आप लोग कमेंट सेक्शन फटाफट जवाब दे दो। तो अब आगे चलते, ये तो था हमारा एटम की बात, अब हम मॉलिक्यूल में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी आप देखे थे वो एटम के लिए था, आप कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह बताना है मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है। तो कम से कम 2 एटम ऐड होता है तो मॉलिक्यूल बनता है। आप लोग को हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे, कम से कम 2 एटम होता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है। लेकिन 1 मॉलिक्यूल 1 एटम वाले कौन कौन से हैं, जितने भी मेटल होते हैं वो सब 1 मॉलिक्यूल 1 मोल होता है, 1 एटम 1 मॉलिक्यूल होते हैं। और जितने भी इनर्ट गैस होते हैं, नोबल गैस होते हैं, 1 एटम 1 मॉलिक्यूल वाले होते हैं। तो वो सबका उतना गणना नहीं करना, आपको मॉलिक्यूल उसको लेना है जिसमें कम से कम 2, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। अब आप लोग फटाफट बता दो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है। एटम हमेशा नीचे रहेगा लिखा हुआ, याद रखना। तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम है तो कितने मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल, मैंने यहां लिखा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। अब जरा सा इसमें आप लोग बता दो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको 2 ऑक्सीजन के लिए लेना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो 2 into, अभी जस्ट आप लोग को बताए थे 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे और 2 लगा देंगे, कहानी खत्म है। 8 प्रोटॉन और 8, तो 2 into 8 8 कितना 16 into 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कहानी के लिए। अब जरा से दोनों गुण कीजिए, 16 दूनी क्या आ जाएगा 32। अब इसके जगह हम क्या लिखेंगे 1 AMU लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 32 AMU। ये जो निकला है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निकला है, और ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16 होता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसी तरह से दे देगा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। तो कैसे निकलेगा, सिंपली है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा, ओके। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 48 AMU, ठीक है। कहानी क्लियर है ना, इसमें 3 गुना हो गया। इसी तरह से आगे भी सबका हम निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल, देखिए ये तो मॉलिक्यूल था, 1 मोल अब ऑक्सीजन के अणु ले लो, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 मोल। जैसे 1 मोल लग गया तो तुम लोग बता दो क्या होगा, सिंपली इसका हो जाएगा 32 into 6.022 into 10 to the power 23। यस या नो, ठीक है। अब देखो ये एमयू है ना, तो एमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे,
इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻²4। 32 जो ग्राम निकला किस में निकला है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि ये मोल में निकला है, इसलिए इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। अब देखो एटम में निकलेगा तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, यदि मोल में निकलेगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों सेम टू सेम होता है। डिपेंड क्या करता है, यदि एटम का निकालें तो एटॉमिक मास, यदि मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो मोलर मास, बस ये इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। चलो वैल्यू दोनों के लिए सेम टू सेम होगा। सेम टू सेम क्या, मोल यदि आपको निकाला तो मोल के लिए सेम टू सेम, यदि यहां पर हम ग्राम मॉलिक्यूल के लिए निकालें तो ग्राम एटॉमिक मास, तो यहां पर हो जाएगा गिवन मास, जो द्रव्यमान दिया रहेगा गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वो भी किस में है? ग्राम में, तो GAM लिखोगे, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी हम आपको देंगे मॉलिक्यूलर का कैलकुलेशन करने के लिए और एटॉमिक का कैलकुलेशन करने के लिए, दोनों का मोल आप लोग निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं फाइंड मोल, सिंपली फाइंड मोल। किसमें निकालना? दो चीज में निकालना है, एक तो आपको एटम में निकालना है, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल में निकालना है, दोनों में निकालना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देते हैं यहां पर हाइड्रोजन, ओके, गिवन मास कुछ देते मास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसका निकाल लेना। दूसरा 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, ओके, ये से नो। चलो यहां पर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, ये मैंने एटम के लिए दिया। अब मॉलिक्यूल का चलो वो सेट, अब यहां पर मॉलिक्यूल के लिए देते हैं, ठीक है। नंबर 1 28 ग्राम ऑफ N2, ठीक है, ऑन द सेम वे। थर्ड 64 ग्राम ऑफ O2 एंड नेक्स्ट 128 ग्राम ऑफ S6, ओके, S6। नेक्स्ट 62 ग्राम ऑफ P4, ठीक है, एंड नेक्स्ट 8 ग्राम ऑफ H2, ओके, ये सबका निकाल लेना। ये एटम है आपका और ये मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा आपका जो भी निकलेगा वो मॉलिक्यूल का मोल निकलेगा, और ये जो भी निकलेगा ये एटम का मोल निकलेगा, दोनों आपका अलग अलग है, ठीक है। अब यहां पर जरा सा देखेंगे, आपको मैं वैल्यू सबका लिख दूं। हाइड्रोजन का जो होता है मास वो आपका 1 यूज करेंगे, 1 AMU होता है, ठीक है, दूसरा का 32 होता है और फास्फोरस का 31 होता है, ठीक है। तो जितना दिया हुआ था मैंने सबका इस सेट लिख दिया, आप सबको ग्राम बाय ये सब लिख दो, आराम से निकल जाएगा। तो इतना आप लोग को करके कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है। आई होप कि आपका सेशन आज का यहां तक समझ में आ गया होगा। छोटा सा आप ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें सारा चीज एक ही जगह आ जाए, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो यहां तक आने के बाद सिंपली अब आप लोग को लिखना है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और ये जो होता है ना मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला जो मेन फैक्ट से उस पर आ रहे हैं, मोल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली जरा सा फटाफट से बता दो। गिवन मास या मास इन ग्राम, जो ग्राम में भार दिया रहेगा, बाई हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों बता दो, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोल में ही होता है। एक होगा तो एटॉमिक हो जाएगा, ठीक है, और एक से ज्यादा होगा तो वो मॉलिक्यूलर हो जाएगा, कहानी खत्म। चलो अब यहां पर देखोगे 1 मोल के लिए वैल्यू उतने होते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 मोल दे दे, 4 मोल दे दे, 10 मोल दे दे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक आपको देते हैं, ठीक है, यहां पर मान लीजिए फाइंड नंबर ऑफ मोल्स present in 64 ग्राम ऑफ CH4, इसमें निकालना है। यानी कि 64 ग्राम मीथेन में, देखो सबसे पहले तो यहां पर देख लो तुम लोग गिवन वैल्यू क्या दिया हुआ, 64 ग्राम किसका दिया हुआ, मीथेन का दिया हुआ। तो मीथेन में 2 एलिमेंट है, कौन कौन सा है, कार्बन है, तो कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले तो ये आपको देखना कि इसका गिवन वैल्यू क्या है, तो मोल हमको निकालना है। फाइंड नंबर ऑफ मोल, तो क्या निकालेंगे, मोल वाला फॉर्मूला देखो फटाफट से पुट कर लो। तो मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा गिवन मास 64, यस या नो। चलो अब बाय हो जाएगा
इसका मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास से एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना CH4 का बाय 16 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मोल। जब अंक के साथ लिखेंगे तो ई नहीं लिखा जाता, याद रखेगा, और जब बिना अंक वाला रहेगा तो ई आपका लिखा जाता है। ठीक है, अब ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है, अंतर इतना, ये हटाने के बाद वो शॉर्टकट हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग क्या इस तरह का सवाल लेगा तो उसको बना लीजिएगा। अब हम आप लोगों को इसको हटा करके दूसरा सवाल दे रहे हैं। ठीक है, चलो रेडी हो जाओ। अब यहां पर दे रहे हैं आप लोग को, फाइंड नंबर ऑफ मोल of present in 22 ग्राम CO2। ठीक है, आप लोग अब फटाफट से इसका कैलकुलेशन करके बताओ, इसको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो अब इसी में एक सवाल और देते हैं, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम present in 32 ग्राम O2। सिंपली ये आपको निकालना। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा दो चीज, यहां पर क्या दिया हुआ, जरा से इसको देखो, ग्राम एटम है, जहां पर ग्राम परमाणु लिखा मिले समझ जाइएगा वो मोल है आपका। ठीक है, या तो ग्राम परमाणु मिलेगा और नहीं तो आपको ग्राम मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, ग्राम अणु मिले या ग्राम परमाणु मिले वो समझ जाइएगा मोल को इंडिकेट करता है। ठीक है ना, तो मोल को इंडिकेट करता है तो सिंपली मोल बराबर फॉर्मूला पड़ेगा, क्या होता है, मोल इज इक्वल टू, या इसको यहां लिख दो, ग्राम एटम इज इक्वल टू, क्या लिखोगे फटाफट से बता दो, गिवन मास 32 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ओ के लिए कितना होता है 16, ऐसा दो ठो है, तो 16 इंटू 2 तो 32 अपॉन 32 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 1 मोल या 1 ग्राम एटम इसका आ जाएगा। ठीक है, कहानी खत्म। तो ये था आपका मोल से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे सवाल। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 present in 34 ग्राम। ठीक है, प्रेजेंट इन 34 ग्राम आप लोगों को निकालना है। अब देखेंगे यहां पर दो चीज दिया गया, एक तो कहता है मोल निकालने के लिए, ठीक है, एक तो करा इस क्वेश्चन में आपको मोल निकालना, तो मोल तो बहुत आसान है, उसके बाद कहता मॉलिक्यूल्स भी निकालने के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी कहता निकाले तो बहुत आसान है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग पहले मोल निकाल लो। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास देखिए कितना दिया गया 34। ठीक है, अब यहां देखेंगे नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, और ऐसा ऐसा क्या है 3 गो, तो 14 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू अपॉन हो जाएगा 17 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज 2 मोल। अब आप लोग को पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने मॉलिक्यूल, इतने एटम, इतने आयन, जो कहेगा लास्ट में लगा देंगे। तो बता दो 2 मोल में कितना होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद से कर लेना, 2 इतना क्या चीज मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह का कैलकुलेशन रहता है छोटा छोटा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मोल से रिलेटेड आपको समझ सब कुछ आ गया होगा। इसका आप लोगों को आज कुछ क्वेश्चन छोड़ते हुए जा रहे हैं इस लेक्चर में, जो आप लोग को कमेंट सेक्शन में जवाब देना। फर्स्ट पहला क्वेश्चन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग को बताना क्या होता है। दूसरा एनटीपी में आपको बताना टेम्परेचर का वैल्यू कितना होगा और प्रेशर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, ओके चलो, तो आई होप कि आपका क्लास आज का समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसको लेकर के नेक्स्ट वॉल्यूम के क्लास में। ठीक है, तो यहां तक देखने के लिए सही बच्चे का दिल से धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, समय को मत बर्बाद कीजिए, नहीं तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। आप लोग यदि ए से पढ़ रहे का अभी पढ़िए, ठीक है, और कोशिश कीजिए मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, और कम ही पढ़िए, जितना पढ़िए उसको याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।